Hi, General Science. Next, my first question is the organism at the base of the grazing food chain are। जो हमारा फूड चेन होता है उसमें हमारा जो बेस कौन सा होता है। ऑप्शन 4 है कार्निवरस है, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, हार्बीवरस। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, बेस फूड चेन का बेस कौन सा होगा। देखो, जो हमारा फूड चेन होता है उसमें 4 स्टेप होता है। पहला प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर। जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो उसका खाना वो खुद बनाता है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो प्रोड्यूसर से खाने के लिए प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर से डिपेंड करता है। ऐसे ही जो टेरिटरी कंज्यूमर होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो कैसे होता है। जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो सनलाइट से अपना खाना प्रिपेयर करता है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो क्या खाता है। जैसे हमारा रेट और काव, ये सब क्या खाते हैं, ये सब ग्रास खाते हैं। तो ग्रास क्या होता है, जो ग्रास होता है वो हमारा प्रोड्यूसर होता है। तो जो हमारा काव होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, वो क्या खाता है, प्रोड्यूसर खाता है। तो ऐसे ही प्रोड्यूसर हमारा बेस है उसको खाता है। प्रोड्यूसर को कौन खाता है, ना हमारा प्राइमरी कंज्यूमर खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, ना प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। सेकेंडरी को कौन खाता है, ना टेरिटरी कंज्यूमर खाता है। तो इसमें बेस कौन सा होगा, ना प्रोड्यूसर होगा बेस। तो इसका आंसर होगा प्रोड्यूसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो हमारा नोबेल गैस होता है उनमें से जो 4 ऑप्शन में 4 है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडन। इनमें से कौन सा हमारा नोबेल गैस है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इसका आंसर होगा रेडन। हमारा जो नोबेल गैस रेडन उसका आंसर होगा। तो और एक बात याद रखो, जो रेडन होता है वो रेडन जो गैस होता है वो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ये मिलता नहीं। ये कैसे मिलता है ना, ये हमारा जो रेडियो एक्टिविटी होता है एमिशन, रेडियो एक्टिविटी एमिशन उसमें होता है। रेडियो एक्टिविटी एमिशन क्या होता है, जो अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सब रेडिएशन होता है, इसे वो रेडन प्रिपेयर होता है, लेकिन वो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें यह नहीं मिलता है। तो कौन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा नोबेल गैस यूज होता है, रेडन। इसका ये देखो RN, इसका क्या है RN होता है। इसका एटॉमिक नंबर 86, देखो ये वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिरेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कहाँ पर मिलता है, मिरेज कहाँ पर, यह हमारा डेजर्ट में मिलता है। डेजर्ट में देखो इसका ऑप्शन तो ये किसका एग्जाम्पल है, मिराज। रिफ्लेक्शन का, ना रिफ्रैक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और डिस्पर्सन का। किस में से कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा हमारा रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो कैसे होता है ना, पहले देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। अगर हम किसी डेंस मीडियम से, मतलब घन ठोस मीडियम से अगर लाइट पास करेंगे, अगर हम वाटर, सपोज वाटर मीडियम से हम हवा की तरफ एक लाइट पास करेंगे, तो देखो इधर से हम अगर एक लाइट पास करते हैं तो क्या होगा ना, ये नॉर्मल होता है। ये मीडियम का, 2 मीडियम का जॉइनिंग पॉइंट होता है। ये हमारा वाटर मीडियम, ये एयर मीडियम। तो ये सॉलिड थोड़ा डेंस होगा, ये थोड़ा रेयर होगा। तो अगर हम यहाँ से एक लाइट पास करेंगे तो क्या होगा ना, ये थोड़ा इस तरफ आएगा, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ चला जाएगा। और थोड़ा हम यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये और थोड़ा आएगा। अगर हम और थोड़ा बढ़ा देंगे तो इधर आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं ना, अगर हम जिस एंगल पे हम लाइट एमिट करने से वो हमारा इस तरफ 90 डिग्री आएगा तो उसको क्या कहते हैं, हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा ना, वो लाइट उसी मीडियम को वापस चला आएगा। उसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही होता है कहाँ पर, यही हमारा होता है डेजर्ट पर, जो मिराज इसीलिए बनता है। मिराज जो बनता है डेजर्ट पर इसीलिए बनता है मिराज। ये देखो मिराज क्या होता है, देखो अगर डेजर्ट में जाओगे, अगर ट्री की कोई किसी जगह पर होगा तो हमको और किसी प्लेस पे, दूसरी प्लेस पे दिखने को मिलेगा। क्यों, ये होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। हम कभी कभी हम जब रोड पे जाते हैं हाईवे पर, तो हम थोड़े दूर को अगर
दूरियों पर देखेंगे, दूरी पर, तो हमें रोड पर वाटर जैसा नज़र आता है, वाटर। लेकिन वो जब हम वहाँ तो उसके पास पहुँच जाते हैं तो हमें वाटर नहीं मिलता। तो वो भी हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इफेक्ट इसलिए होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सॉन्ड। मोनाजाइट जो होता है इसमें हम कौन सा मिनरल मिलता है, तो इसका आंसर होगा थोरियम। ये भी एक एटॉमिक पावर यहाँ से भी निकलता है, जो हमारा यूरानियम 235, पोलोनियम, ऐसे ही यूरानियम भी है। यूरानियम हमारा इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है, खास करके जो केरला वहाँ का बीच होता है, वहाँ पर हमारा जो बीच में जो सैंड होता है उसमें हमारा मोनाजाइट सैंड मिलता है। वहाँ से क्या मिलेगा ना, थोरियम मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हो इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स को किसने इन्वेंट किया था, इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। लुईस पास्चर कौन है, ये हमारा पास्चराइजेशन, जब मिल्क मिलता है, पैकेट मिल्क जो मिलता है वो पास्चराइजेशन होकर हमारे पास आता है, तो उस प्रोसीजर को किसने रेडी किया था ना, हमारा लुईस पास्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक ऑब्जर्वर आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील, क्यों। जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर होता है वो स्टील में क्यों बना हुआ था। शॉक ऑब्जर्वर आपने सब देखा होगा, बाइक में जो बैक साइड में होता है ये वाला, ये क्यों होता है, क्योंकि किसी भी व्हीकल हो जिसमें हो, जो हेवी लोड लेता है उसके लिए शॉक ऑब्जर्वर जरूरी पड़ता है। देखो शॉक ऑब्जर्वर में हम स्टील क्यों यूज करते हैं ना, ये हमारा इसका आंसर होगा हायर इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, इधर देखो, ए मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक इफ इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। जो स्प्रिंग होता है, अगर हम उससे थोड़ा खींच लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर उसको फिर से छोड़ देंगे तो वो उसका पहला स्टेज को चलाएगा। तो इसे ही कहते हैं हमारा इलास्टिसिटी। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका पोजीशन, उसका शेप चेंज होगा, लेकिन जब हम जो अप्लाइंग फोर्स था उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा ना, वो पहले जैसे पोजीशन में आ जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। वो इलास्टिसिटी स्टील में होता है। तो इसीलिए जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर होता है, ट्रेन में भी यूज होता है, ट्रक में भी होता है, सभी में होता है, तो वो स्टील में बना हुआ होता है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, क्यूरी पॉइंट किसे कहते हैं कि क्यूरी पॉइंट, देखो इसका ऑप्शन 4 है, मेटल बिकम्स रेडियोएक्टिव, ए मेटल लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ए मेटल लॉसेस कंडक्टिविटी, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल। इसका आंसर होगा बी, ए मेटल लॉसेस इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो हमको मालूम है, अगर किसी भी मैग्नेट को लेंगे तो मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होता है वो धीरे धीरे, जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतना धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कमेगा, घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके बाद वो उसका टोटली मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, क्यूरी टेम्परेचर व क्यूरी पॉइंट कहते हैं। देखो ये जो हमारा ग्राफ होता है इसमें टेम्परेचर, ये टेम्परेचर वाला एक्स एक्सिस है। अगर हम देखो पहले जो टेम्परेचर था, समझो ये 0, 1, 2 ऐसे बढ़ेगा। अगर 0 में था, थोड़ा 1 पे ये था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और थोड़ा बढ़ाएंगे तो और थोड़ा नीचे आया। अगर देखो इसी पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, ये को टीसी लिखा है, मतलब क्यूरी टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर के बाद जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो कन्वर्टेड किस में होता है ना, पैरामैग्नेटिक, मतलब उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम हो गया व घट गया। तो इसीलिए तो क्यूरी पॉइंट किसे कहते हैं ना, क्यूरी पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के बाद और उससे जो अगर थोड़ा बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टोटली ख़त्म हो जाता है या घट जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर बी एन, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखो पहले देखो रेक्टिफायर किसे कहते हैं। रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये एसी टू डीसी कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। रेक्टिफायर वो 2 टाइप का होता है। जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर
रेक्टिफायर वो 2 टाइप होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव, और एक फुल वेव। तो इसने क्वेश्चन में है फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछा है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर देखो फिगर बनाते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर मीन्स हम इधर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, इधर एसी इनपुट, देन इधर एक डायोड लगेगा, इधर एक डायोड लगेगा, उसके बाद यहाँ पर हम आउटपुट निकालेंगे। देखो, तो जब हम एसी इधर इनपुट देते हैं तो आउटपुट के डीसी निकलेगा, लेकिन प्योर नहीं आएगा, थोड़ा रिपल आएगा, लेकिन डीसी निकलेगा। तो उसका क्वेश्चन है, जो एसी हम इनपुट देते हैं उसका फ्रीक्वेंसी अगर एन होगा तो आउटपुट में जो निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा ना, उसका फ्रीक्वेंसी 2n होगा। ये याद रखो, क्या होगा 2n आउटपुट में। अगर सिंगल वेव होता, सिंगल वेव में क्या होता ना, जो सिंगल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें एक ही डायोड लगेगा, जो हमारा एक ही डायोड लगेगा। देखो ऐसे ही, ये ट्रांसफार्मर एसी, इधर एसी, इधर सिंगल वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड लगेगा। लेकिन जो अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड लगता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड लगता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी जितना रहेगा, अगर एन रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर में तो आउटपुट भी एन रहेगा। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर लेंगे, इनपुट ए में फ्रीक्वेंसी एन रहेगा तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2n हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2n। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइज इज मेजर्ड इन, नॉइज को किस में, डेसिबल में। हमारा नॉइज इज मेजर्ड बाय डेसिबल। सेंटीग्रेड किसका है, टेम्परेचर का। वाट, पावर का। तो डेसिबल किसका होगा, नॉइज फ्रीक्वेंसी क्या डेसिबल कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। विटामिन कौन सा एक विटामिन है जिसको उसका फंक्शन करने के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत होता है। वो कौन सा विटामिन है, वो है विटामिन B12। देखो, अगर विटामिन B12 में कोबाल्ट नहीं होगा तो विटामिन B12 उसका काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए विटामिन B12 को उसका एक्टिविटी, उसका फंक्शन करने के लिए कोबाल्ट की ज़रूरी होता है। थैंक यू।